यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि रॉन्ग ऑप्शन चूज करना होता है। आज के 10 पीवाईक्यूज के बाद आप ऑप्शंस को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। वेलकम टू जेनेट सिविल्स डे 5। नमस्ते फ्यूचर ऑफिसर्स, ये है हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पीवाईक्यू सीरीज का डे 5। हर दिन हम सिर्फ 10 पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर बताना नहीं है। हम सीखते हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बनाया है, कौन से ऑप्शंस एक्सपेरिमेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक से करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। एक बात याद रखिए, पीवाईक्यू सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते, ये यूपीएससी एग्जामिनर की थिंकिंग का ब्लूप्रिंट होते हैं। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को समझ गए तो नए क्वेश्चंस भी आपको मैनेजेबल लगेंगे। हर क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, 30 सेकंड खुद सोचिए, आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देख के इस एक्टिव लर्निंग से रियल इंप्रूवमेंट आता है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following statements with regard to genetic medicines is are correct? Statement number 1, genetic medicines correct compensate for the faulty genes responsible for disease. Okay. Engineered viruses and lipid nanoparticles are used as carrier of the genetic medicine. Okay. Genetic medicines alter the entire DNA sequence. So our option is 1, 2, 3. So genetic medicines correct compensate for the faulty genes responsible for the disease. करेक्ट है। जब उसका नाम ही जेनेटिक मेडिसिन्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी जीन्स के लिए ही होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 2। engineered viruses and lipid nanoparticles are used as carrier as a vector. So when you study viruses or nanoparticles, teacher told you that viruses and nanoparticles also act as a vector, a carrier of medicines, of any and other things. So this statement is also correct. Now statement number 3, genetic medicines entire DNA sequence. देखो है ना रेड फ्लैग, एंटायर डीएनए सीक्वेंस। क्या कोई जेनेटिक कोई भी मेडिसिन हमारा चेंज कर सकती है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके साथ हमारा आंसर आता है 1 and 2, डेट इज सी। ये है इसका एक तरीका। अब मैं आपको देता हूं इसमें मिंटोस जिंदगी। ये है आम जिंदगी, मैं आपको देता हूँ मिंटोस जिंदगी। मिंटोस जिंदगी कहती है 1 is given 3 times, 2 is given 3 times, 3 is given 2 times. So probability of being correct of 1 is more, 2 is as equal to 1 because both are given 3 times, and probability of correcting the statement number 3 is very low as compared to 1 and 2. So अगर हम देखें और हम स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़े तो वो भी हमें रेड फ्लैग दिखती है एंटायर वर्ड की वजह से, क्योंकि एंटायर जीन डीएनए सीक्वेंस को चेंज कोई भी जेनेटिक मेडिसिन या और मेडिसिन अभी तक के टेक्नोलॉजी की स्टेज पर नहीं कर सकती। तो हम यहाँ से भी स्टेटमेंट नंबर 3 को रॉन्ग मान सकते हैं और अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, डेट इज सी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following statements with regard to large language model LLMs used in machine learning are correct? LLM assign possibilities to the next possible word and then pick the one of the highest probability. Okay. LLM process data through mathematical optimization to minimize prediction error. LLM produce unbiased output. Okay. सो देखो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ना वो आपको डायरेक्टली हिट करना चाहिए कि आपको एक रेड फ्लैग दे रहा है, क्योंकि एलएलएम आफ्टर ऑल इज मेड बाय ह्यूमंस। और ऐसा नहीं हो सकता। जब आजकल तो आप एक कंट्रोवर्सी सुनते हैं ना कि वो एक्स चीज भी बाइस्ड आउटपुट देती है, तो एलएलएम तो दे ही सकता है। तो इसमें कुछ मतलब ये डायरेक्टली रेड फ्लैग है, आप इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही हम स्टेटमेंट नंबर 3 को एलिमिनेट करते हैं तो हम ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वी हैव रीच टू
option number A and B. Now let's statement number 1 is common in both A and B. So let's verify statement number 2. LLMs produce data through mathematical optimization to minimize prediction error. Okay, देखो बिल्कुल बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है एंड यू कैन गो विथ सच टाइप ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स। उसमें मतलब कुछ नहीं है, वो आफ्टर ऑल पूरा का पूरा हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 पर ही तो बेस्ड है। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसका है ये आम जिंदगी, मिंटोस जिंदगी फिर यही कहती है कि 1 is given 3 times, 2 is given 3 times and 3 is given 2 times. So we can again use that logic. And यहाँ पर एक और लॉजिक दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट्स ही प्रूव कर रही हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। Look at the statement 2 and statement number 3. Minimize prediction errors and there is given unbiased output. Prediction is equal to output। अगर आप जनरल सेंस में देखेंगे, अगर डीप में नहीं जा रहे हैं, अगर आप जनरल सेंस में देखेंगे, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू आउटपुट। सो जब वो कह रहा है कि वो पहले ही बोल रहा है कि एरर्स को मिनिमाइज करेगा एलएलएम, और यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अनबाइस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता अनबाइस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एरर है तो एरर कैन बी काउंटेड एज बायसनेस। So that statement is due to this logic also incorrect. So we can go to our option number B, that is 1 and 2. So let's move to another question. Question number 43. Which of the following statements with regard to stealth technology are correct? Stealth objects have a very small radar cross section and are coated with radar absorbing material. Okay. Stealth objects can be detected through specific frequencies. Okay. Stealth objects are coated with metamaterials to increase the scattering of electromagnetic radiations. Okay. देखिए सबसे पहले तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने को मालूम होनी चाहिए, और इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा रडार। रडार कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ आपको। कंसेप्ट तो क्लास में टीचर भी क्लियर करा देगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। रडार एक डिवाइस है जो कि रेडियो वेव्स को इन एवरी डायरेक्शन थ्रो करता है। ये देखो, अगर ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है, मेरी वैसे हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है तो क्या होगा, ये रेडियो वेव्स प्लेन को टकराएंगी और वापस आएंगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर ये रेडियो वेव्स गई, जैसे ये रेडियो वेव्स इस केस में प्लेन तक गई और वापस आई, और जो यहाँ से इस तरफ रेडियो वेव गई वो वापस नहीं आई, तो उसको पता चला, रडार से पता चला अपने को कि इस पॉइंट की रेडियो वेव स्कैटर होकर वापस आई, तो मतलब इस पोजीशन पे कोई ना कोई क्राफ्ट है, कोई ना कोई फ्लाइट ऊपर है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऊपर कुछ ना कुछ है। तो ऐसे हमारा रडार काम करता है। अब हम जानते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के टाइम स्टेल्थ का रूट वर्ड है स्टील। देखिए STEL, स्टील। स्टील मतलब चोरी करना। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से रडार वेव भेजते हैं, रेडियो वेव भेजते हैं, तो फ्लाइट पर कुछ ऐसा कोटेड हम मटेरियल कोट करते हैं, कोई ऐसा पेंट डालते हैं जिसकी वजह से ये रेडियो वेव्स हमारी वापस नहीं आ सकती और ये इसी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती है और वापस ये नहीं आई किसी को स्ट्राइक करके, वापस स्कैटर बैक नहीं हुई, तो इससे नीचे वाले को पता नहीं चलता कि ऊपर कोई ना कोई फ्लाइट है या नहीं है। So this is the stealth technology. So now let's move to our question. Now let's read statement number 3. Stealth objects are coated with metamaterial to increase the scattering of electromagnetic radiations. नहीं देखिए, स्कैटरिंग इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्कैटरिंग को डिक्रीज कर रहा है, स्कैटरिंग को बंद कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इस स्टेटमेंट को जैसे ही हम रॉन्ग करेंगे
वी कैन कैंसिल आउट डी एंड डी। अब हमारे पास बचे दो स्टेटमेंट, तो दोनों में वन तो कॉमन है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसने कुछ जनरल फ्रीक्वेंसी नहीं बोला कि एक्स रे से होगा या फिर गामा से होगा या इस रे से होगा, नहीं, उसने बोला स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती होगी यूनिवर्स में जिससे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करा जा सकता है। तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम करेक्ट मानेंगे और वी विल गो विद आवर ऑप्शन दैट इज 1 and 2 C। और इसमें भी हम चाहें तो मिनटोस जिंदगी हम लगा सकते हैं। देखिए, 1 is given 3 times, 2 is given 3 times, 3 is given 2 times. So we can put that logic also here. Now move to question number 44. Which of the following statements with regard to black box? Black box बहुत न्यूज में था और लास्ट ईयर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी हमारे अहमदाबाद में। Black box used in modern aircraft is are correct. They carry beacon emitting red lights pulses to facilitate underwater detection. Okay, they record both cockpit voice and flight data. Okay, their memory units are made using either stainless steel or titanium. Okay, देखिए, ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स का आपने जनरली कभी भी आपने कुछ कोई हिंदी न्यूज भी लगा के देखा होगा तो उसमें भी बताते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये न्यूज में रहा था। तो ये तो मालूम पड़ता है कि ब्लैक बॉक्स का काम क्या है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज अवर करेक्ट। एंड स्टेटमेंट नंबर 3, their memory units are made using either stainless steel or titanium. Both these metals are very hard. They are very hard metal. So अगर फ्लाइट क्रैश होगी तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ ब्लैक बॉक्स को नुकसान होने का खतरा है, इसलिए उसको बहुत हार्ड मेटल से बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। अगर हमें ये भी नहीं मालूम कि स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बनाए तो भी हम करेक्ट मानेंगे, क्योंकि दे बोथ आर वेरी हार्ड मेटल्स। सो स्टेटमेंट नंबर 3 is correct. So we can eliminate C and 1. Statement number 2 and 3 is common. Let's check with statement number 1. They carry a beacon emitting red light pulses to facilitate underwater detection. जरा सोचिए, अगर ब्लैक बॉक्स के ऊपर हमने बेकन लगा दिया जाए और फ्लाइट, भगवान ना करे, फ्लाइट अगर क्रैश हो जाए तो वो बेकन सेफ रहेगा? क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स है उसको इतना हार्ड टाइटेनियम स्टील और स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम से बना दे, तो क्या वो जो बेकन उसके ऊपर लगाया गया है जो लाइट एमिट करता है, जैसे आप देखते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर लगते हैं या फिर अपने ये नेशनल फ्लैग्स लगे रहते हैं, इनके ऊपर लगते हैं वो बेकन एमिटिंग लाइट्स, या फिर गाड़ियों पे लगते हैं बेकन एमिटिंग, क्या वो सेफ रह पाएगा? नहीं ना। तो वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली बहुत ही लॉजिक के साथ स्टेटमेंट गलत है और हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, 2 and 3। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following statements with regard to green hydrogen is are correct? Okay, it is decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming combined with carbon capture and storage. एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब इसका नाम ही ग्रीन हाइड्रोजन है मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो नेचुरल गैस जब हम फॉर्मेशन जहाँ से ऑब्टेन करते हैं वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां से तो एलपीजी एक्सट्रैक्ट होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वहां से नहीं आती। ग्रीन हाइड्रोजन का सोर्स यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है और उसका सोर्स है H2O वाटर, नॉट आर साइड ऑफ natural gas. So this statement is absolutely wrong. If we wrong mark statement number 1 is wrong, we can eliminate A and D. We are now left with statement number 2 and 3, and in both the option B and C 2 is common, so 2 is correct. Now move to statement number 3. National Green Hydrogen Mission of India aims to amendment of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gases emissions by 2030। हाँ ठीक है, वैसे भी ये जो मिशन था ये इस बार बहुत न्यूज में था, तो ये तो कोई इसमें चांस ही नहीं ले सकते कि आपने इस मिशन को नहीं पढ़ा हो इस बार, और ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन डुएबल था। सो वी कैन मार्क 2 and 3 एज राइट आंसर। और इसमें भी आप देखेंगे तो
2 is given 3 times, 3 is given 2 times, 1 is given 2 times। करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2 की बहुत ज़्यादा थी, तो ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा था, बी सी और डी में से ही कोई एक करेक्ट आंसर था, तो उसमें से आपको बस थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करना था। तो ऐसे एमसीक्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। Consider the following statements with regard to involvement of private entities in India's space program. Okay. The Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space is an autonomous agency formed to facilitate participation of private entities. Okay. Agnikul Cosmos launched the world's first flight using 3D printed rocket engine. Okay. स्काईरूट एयरस्पेस हैज डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर जीएसएलवी। देखिए, अब ये एक टाइप है, यहाँ पर दो एंटिटीज का नाम है और दोनों ही प्राइवेट एंटिटीज है। याद है लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था प्राइवेट एंटिटीज पर, वो अमेजोन का सॉफ्टवेयर था, उसमें गूगल दिया हुआ था, उसी लाइन पर ये क्वेश्चन है। दो प्राइवेट एंटिटीज गिवन है, इनमें से कोई एक ही करेक्ट है, आइदर 2 इज करेक्ट और 3 इज करेक्ट। दोनों करेक्ट होने के चांसेस, दोनों करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। सो इसमें से हमको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना होगा कि दोनों करेक्ट नहीं होंगे। ओके, एंड इफ वी गो टू अवर number of options logic, that is 1 is given 3 times, 2 is given 3 times, 3 is given 2 times. So one probability of being correct of 1 is more, 2 is more rather than 3. So we can here also directly mark our answer, that is option number C, 1 and 2. और अगर आप इसमें भी जाएंगे, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 पर भी जाएंगे, तो भी आप जब हम फ्यूल पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो भी हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग। हालांकि हम उस टाइम स्काई रूट एयर स्पेस नहीं पढ़ते, वो पढ़ना फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि हम एक एक प्राइवेट एंटिटी को नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइवेट एंटिटीज का स्पेस प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट, और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन इन स्पेस जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो फैसिलिटेट करता है प्राइवेट एंटिटीज को आने का। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और मैंने बोला भी था कल, मैंने उससे पहले भी बोला था कि जो भी चीज़ हमारी इंडिया को प्रमोट करती है, इंडियन प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है, वो स्टेटमेंट्स हमेशा करेक्ट होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। सो यू कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 2. Let's move to question number 47. Which of the following statements with regard to drone swarms is are correct? देखो, मुझे नहीं मालूम swarms क्या होता है, but I know what is drone. So let's first read the statements. They use tetrahead band of frequency to communicate with command center. Okay. Individual drones in the swarm can communicate with other drones in the swarm. Okay. GPS spoofing is commonly used techniques to counter drone swarms attack. Okay. So देखिए, जो ये टेट्राहेड फ्रीक्वेंसी रखा है ना, ये बहुत इजी है एग्जामिनर के लिए कि इसको कुछ चेंज कर सकता है, इस फ्रीक्वेंसी को टेट्राहेड फ्रीक्वेंसी से, या कोई और बैंड पर क्या पता ऑपरेट करता हो, इसको चेंज करना बहुत इजी है। तो ये स्टेटमेंट आप इस पर आप रेड फ्लैग मार्क करके इसको इनकरेक्ट मार्क करेंगे। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 2 and 3। और हर जगह ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगानी, ये स्ट्रेटेजी है लास्ट की। अगर आपके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है, तब आप इस गेम को खेल सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं खेलना है। अगर आप इसमें इस सिचुएशन में ये लगाते, तो आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाना था। तो आप इस स्ट्रेटेजी को, इस एलिमिनेशन टेक्निक को एट द लास्ट यूज करेंगे, एट द लास्ट रिजोर्ट रहेगा ये आपका। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following statements with regard to Genome India project is are correct? It is a part of Human Genome Project. Okay. The project is funded by DBT, Government of India. Okay. The primary aims to be build a catalog of genetic diversity of Indian population. Okay, देखिए, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इट इज पार्ट ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एंड जीनोम इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर टू प्रोजेक्ट्स, दे आर बोथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आप जैसे ही इसको
कट करेंगे, यू कैन डायरेक्टली रीच टू योर आंसर, दैट इज बी 2 एंड 3। इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। Which of the following statements with regard to National Quantum Mission are correct? It aims at developing intermediate scale quantum computers, okay, with 52,000 physical qubits, okay. Its implementation includes setting up of 4 thematic hubs THubs in academic and national R&D institution across India। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी जनरल स्टेटमेंट से बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये बहुत बड़ी, जो 50 से 1000 की रेंज है ना, ये बहुत बड़ी रेंज है। अगर वो लिखता 900 to 1000 रेंज, वो बहुत छोटी रेंज थी, लेकिन ये बहुत ही एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे गया है, तो ये हम इसको करेक्ट लेके चलेंगे। अभी आवर ऑप्शन आंसर विल बी बोथ 1 and 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50, today's final question. Which of the following statements with regard to India's deep ocean mission is correct? It was launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India। ठीक है, Matsya 6000 has been designed to carry 3 people for deep sea exploration। Okay, Samudran is a project under this mission। ठीक है, देखो सबसे पहला रेड फ्लैग मिनिस्ट्री। आप पाएंगे कि लगभग हर केस में मिनिस्ट्री उसने गलत ही दे रखी होती है। आप यहीं से इसको एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही 1 को आप रॉन्ग मानेंगे, यू विल डायरेक्टली रीच टू योर आंसर, दैट इज 2 and 3। ठीक है, गॉट इट। सो बस इतना ही डे 5 के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर आउट ऑफ 20 जरूर बताइए। और एक बात भी लिखिए, आज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा था। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड अवर जेनिथ सिविल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल डे मिलेंगे डे 6 के साथ अगले 10 PYs को और एग्जामिनर की थिंकिंग को डिकोड करने के नए सेशंस में। रिमेंबर, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट knowing everything, it's about choosing the correct answer with confidence। जय हिंद।